कहानी की शुरुआत में हम एक बिजनेसमैन को देखते हैं जिसका नाम डायसू है। डायसू को बहुत ही ज़्यादा शराब पीने की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया है। डायसू वहाँ पर सभी के साथ बदतमीजी करता है, लेकिन उसका दोस्त जुहान पुलिस ऑफिसर से माफ़ी मांगकर डायसू को बचा लेता है। वो दोनों पुलिस स्टेशन से बाहर आते हैं और डायसू एक टेलीफोन बूथ से अपने परिवार के पास फ़ोन लगाता है। फ़ोन उसकी बेटी उठाती है। डायसू उससे कहता है कि वो घर जल्दी आ जाएगा और साथ ही साथ उसके लिए बहुत सारे तोहफे भी लाएगा। अब उसका दोस्त फ़ोन पर बात करने लगता है। डायसू टेलीफोन बूथ से बाहर आ जाता है। जुहान जब कॉल काटकर डायसू को बुलाता है तो वो वहाँ पर नहीं था। उसका दोस्त उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन डायसू उसे कहीं नहीं मिलता क्योंकि किसी ने उसे किडनैप कर लिया था। हम देखते हैं कि डायसू एक छोटे से गेट से अपने सिर को बाहर निकालता है और जो उसे खाना देने आया था उससे पूछता है कि मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है जो तुमने मुझे इस तरह बंदी बना रखा है। लेकिन वो आदमी उसे कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। डायसू को पता नहीं था कि ये लोग उसे एक हफ्ता, एक महीना या एक साल नहीं बल्कि पूरे 15 सालों तक ऐसे ही रखने वाले थे। डायसू अकेले रहकर पागल ना हो जाए, इसलिए वो लोग उसके कमरे के अंदर एक गैस छोड़ते थे जिसकी वजह से उसे नींद आ जाती थी। एक दिन उसे नींद में सुलाकर वो लोग उसके शरीर से थोड़ा सा खून निकाल लेते हैं और अगले दिन डायसू को पता चलता है कि उसकी वाइफ का किसी ने खून कर दिया है और पुलिस डायसू को एक खूनी घोषित कर चुकी है क्योंकि क्राइम स्पॉट पर उन्हें उसके खून की बूंदें मिली थीं। डायसू ये जानकर पूरी तरह से टूट जाता है और सुसाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बंदी रखने वाले लोग उसका दोबारा से इलाज कर देते हैं। इसी तरह डायसू एक बार नहीं बल्कि बार बार खुद को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसका बार बार इलाज करते थे क्योंकि किसी कारण से वो नहीं चाहते थे कि डायसू मरे। डायसू को एक प्लान सूझता है। उसे खाने के लिए जो चॉपस्टिक्स मिली थी वो उनसे दीवार को खुरीदना शुरू कर देता है और इसी तरह 15 साल बीत जाते हैं और वो दीवार के किनारे तक पहुंच जाता है जहां से उसे पूरा शहर दिखाई दे रहा है और उसका एक ही मकसद था, बाहर जाकर उसे ढूंढना जिसने इन 15 सालों में उसकी जिंदगी को नरक से भी बदतर बना दिया था। वो उस रात सो जाता है इस उम्मीद में कि कल वो वहां से भाग जाएगा, लेकिन जब अगले दिन उसकी आंख खुलती है तो वो एक सूटकेस से बाहर निकलता है। उसने 15 सालों के बाद सूरज को देखा था, इसीलिए काफी देर तक उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। डायसू को वहां पर एक आदमी दिखता है जो उसी बिल्डिंग पर सुसाइड करने के लिए आया था। डायसू उसे अजीब तरह से देखने और सूंघने लगता है क्योंकि इतने सालों के बाद उसने किसी इंसान को देखा था। डायसू उसे अपनी कहानी बताता है ताकि उसके अंदर जीने की चाह आए और वो सुसाइड ना करे और वहां से चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि डायसू के समझाने के बावजूद वो आदमी सुसाइड कर लेता है। ये सब देखकर डायसू मुस्कुराने लगता है और वो मन ही मन कहता है कि जब हम हंसते हैं तो पूरी दुनिया हमारे साथ हंसती है, लेकिन जब हम रोते हैं तो हमें अकेले ही रोना होता है। डायसू को रियलाइज होता है कि ये सन 2003 है और उसके लिए सब कुछ नया था। वो एक जगह पर बैठकर फिश टैंक को देखने लगता है। तभी उसके पास एक भिखारी आता है जो उसे एक सेलफोन और कुछ पैसे देकर उसे कहता है कि मुझसे कुछ मत पूछना क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता है। डायसू एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है जहां उसे सेलफोन पर किसी का कॉल आता है। जब डायसू उस कॉल को उठाता है तो उसे पता चलता है कि कॉल पर वही आदमी है जिसने उसे इतने समय के लिए किडनैप किया था। वो आदमी उससे पूछता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है आज़ाद होकर, लेकिन डायसू उससे बार बार पूछता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन किडनैपर उसे कहता है कि वो अपनी ज़िंदगी में एक बार फिर से झांके और ठीक से सोचे कि वो कौन है, और इतना बोलकर वो कॉल को काट देता है। हम देखते हैं कि डायसू बहुत थक गया था, इसीलिए वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक लड़की के सामने पाता है जिसका नाम मीडू है। मीडू उसी रेस्टोरेंट में जॉब करती है और वो डायसू की लिखी डायरीज को पढ़ने लगती है जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। अगली सुबह डायसू अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी बेटी को किसी ने अडॉप्ट कर लिया है और अब वो कोरिया में नहीं रहती। लेकिन उसे अभी तक पता नहीं है कि डायसू ने ही उसकी माँ का कत्ल किया है। डायसू डिसाइड करता है कि वो अपनी पत्नी की कब्र पर तब तक नहीं जाएगा जब तक वो उसके कातिल को ढूंढ नहीं लेगा। डायसू अलग अलग रेस्टोरेंट में जाता है क्योंकि जो खाना उसे खिलाया जाता था उसका स्वाद वो कभी नहीं भूल सकता था। सैकड़ों होटल्स का खाना टेस्ट करने के बाद वो होटल ब्लू ड्रैगन पहुंचता है और ये वही रेस्टोरेंट था जिसका खाना उसने पिछले 15 सालों से खाया था। वो डिलीवरी बॉय का पीछा करके उस जगह पर पहुंचता है जहां पर उसे कैद करके रखा गया था।
डाइसू उस प्राइवेट जेल के मैनेजर मिस्टर पार्क से सिर्फ एक ही सवाल पूछता है कि उसे ऐसा करने के लिए किसने पैसे दिए थे, लेकिन उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। डाइसू उसके पूरे 15 दांत तोड़ देता है और उसके अंदर काम करने वाले लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मारता है, लेकिन इस दौरान उसे भी बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। वो अधमरी हालत में सड़क पर आता है जहां एक आदमी उसकी मदद करता है। वो आदमी उसे टैक्सी में बिठा देता है, लेकिन जाने से पहले वो डाइसू को उसके नाम से बुलाता है। डाइसू को उसके ऊपर शक होता है, लेकिन वो इस हालत में नहीं था कि वो उसका पीछा कर सके। डाइसू को जब होश आता है तो उसके सामने मीडू होती है, जिसने उसके घावों को ठीक कर दिया था। डाइसू अपने साथ कुछ ऑडियो टेप्स भी लाया था, जिन्हें वो एक एक करके सुनने लगता है। उसे वहाँ सिर्फ एक बात का पता चलता है कि जिसने भी उसे 15 सालों तक कैद रखा, उसे डाइसू से सिर्फ एक बात की शिकायत थी कि वो बोलता बहुत था। अगले दिन वो अपने दोस्त जुहान के पास जाता है, जिससे वो 15 साल पहले अलग हो गया था। जुहान उसे देखते ही गले लगा लेता है और रोने लगता है। डाइसू जुहान के इंटरनेट कैफे में एक आईडी बनाता है और आईडी क्रिएट करते ही उसके पास एक मैसेज आता है और उसे पता चलता है कि कल उसका क्रिमिनल केस परमानेंटली क्लोज हो जाएगा। इसका मतलब ये था कि डाइसू पूरी तरह से आज़ाद होने वाला था। जुहान उसे कहता है कि तुम्हें अपनों के बीच में किसी को ढूंढना चाहिए, क्योंकि उन्हीं में से कोई है जो तुम्हारे साथ ये सब कर रहा है। डाइसू को मीडू के ऊपर शक होता है, क्योंकि उसने बिना किसी कारण के उसकी मदद की थी। वो मीडू को बांध देता है और उसे पूछताछ करने लगता है, लेकिन उसका दोस्त उस आईडी को ट्रैक कर लेता है और किडनैपर के एड्रेस का पता लगा लेता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि वो एड्रेस डाइसू की सामने वाली बिल्डिंग का था। वो जल्दी से उस बिल्डिंग के अंदर जाता है, जहाँ पर उसे वही आदमी मिलता है जिसने उसकी हेल्प की थी। इस आदमी का नाम वूजिन है, लेकिन वो अपना नाम डाइसू को नहीं बताता। डाइसू उस पर हमला कर देता है, लेकिन वूजिन उसे कहता है कि चाहो तो तुम मुझे मार सकते हो। उसके दिल के अंदर एक पेसमेकर लगा हुआ है और अगर वो चाहे तो अपने आप को एक रिमोट की बटन से मार सकता है। लेकिन वो डाइसू को कहता है कि उसके पास सिर्फ 5 दिन का समय है। अगर तुमने पता लगा लिया कि मैंने तुम्हें 15 सालों तक कैद क्यों रखा, तो वो खुद को मार लेगा, और अगर नहीं तो वो मीडू को मार देगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। डाइसू भी उसे कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे भी जानना था कि उसने ऐसा क्या किया जिसकी उसे इतनी बड़ी सज़ा मिली। डाइसू जब मीडू के पास आता है तो वहाँ पर मिस्टर पार्क और उसके लोगों ने मीडू को पकड़ लिया था। वो भी डाइसू के दांतों को तोड़ना चाहता था, लेकिन तभी गेट पर वूजिन का आदमी आता है, जो उसे डाइसू को छोड़ने के बदले में बहुत सारे पैसे देता है। वो सभी लोग पैसे लेकर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन जाते जाते डाइसू उसे कहता है कि वो उसके हाथों को काट डालेगा, क्योंकि उसने उन्हीं हाथों से मीडू को छुआ था। मीडू अपनी जॉब को छोड़ देती है और वो दोनों कहीं दूर चले जाते हैं। मीडू और डाइसू दोनों रोमांटिक रिलेशनशिप में होते हैं और उस रात दोनों फिजिकल भी हो जाते हैं। लेकिन जब वो सवेरे उठते हैं तो उनके सामने एक बॉक्स रखा हुआ था, जिसके अंदर उन्हें मिस्टर पार्क का कटा हुआ हाथ मिलता है। डाइसू मिस्टर पार्क के हाथ को काटना चाहता था, लेकिन वह हैरान था कि ये बात वूजिन को कैसे पता चली। वो एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप के अंदर जाता है, जहाँ पर उसे अपने शूज़ के अंदर एक माइक्रोफोन मिलता है, जिसकी मदद से वूजिन उनकी सारी बातों को सुन रहा था। डाइसू जब थोड़ी रिसर्च करता है तो उसे एक स्कूल के बारे में पता चलता है, जिसमें वो कभी पढ़ा करता था। वो स्कूल के अंदर जाता है, जहाँ पर रिकॉर्ड्स के अंदर उसे एक लड़की जिसका नाम ली सोहा है के बारे में पता चलता है, लेकिन उसकी सभी फ़ोटोज़ वहाँ से हटा दी गई थी। डाइसू अपने दोस्त से पूछता है कि क्या तुम इस लड़की के बारे में जानते हो, जिस पर वुहान उसे बताता है कि ये लड़की उसी की क्लास में पढ़ा करती थी, लेकिन इसने एक दिन नदी में कूदकर सुसाइड कर लिया था। साथ ही में ये भी बताता है कि वो लड़की पूरे स्कूल में बदनाम थी, क्योंकि लोगों का कहना था कि उसके लोगों के साथ नाजायज़ संबंध थे। लेकिन वहीं पर वूजिन भी बैठा होता है, जो ये सब सुन लेता है। उसे ली सोहा के लिए ये बातें बर्दाश्त नहीं होती और वो वुहान को जान से मार डालता है। वूजिन उसे बताता है कि ली सोहा कोई सड़क छाप लड़की नहीं थी और वहाँ से चला जाता है। डाइसू को अपने दोस्त की मौत का बहुत पछतावा था और वो नहीं चाहता था कि मीडू को भी कुछ हो, इसलिए वो मीडू को मिस्टर पार्क के पास छोड़ देता है, क्योंकि अब वो दोनों दोस्त बन चुके थे, और सच्चाई की तलाश में अकेले ही निकल जाता है। और धीरे धीरे उसे याद आता है अपने स्कूल को छोड़ने से एक दिन पहले उसने ली सोहा, जिसने सुसाइड कर लिया था, और उसके भाई को स्कूल के अंदर फिजिकल होते हुए देख लिया था। और ली सोहा का भाई कोई और नहीं बल्कि वूजिन है, जिसने डाइसू को इतने सालों तक कैद रखा। डाइसू स्कूल छोड़ने से पहले जो कुछ भी उसने देखा था उसे अपने दोस्त वुहान को बता देता है,
लेकिन उससे कहता है कि ये बात सीक्रेट रहनी चाहिए और यही उसकी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक थी, क्योंकि इसके बाद पूरे स्कूल को इसके बारे में पता चल जाता है, जिसकी वजह से ली सोहा सुसाइड कर लेती है और इसी का बदला वू जिन डाइसू से ले रहा था। अब डाइसू को पता चल चुका था कि वू जिन ने क्यों इतने सालों तक उसे बंदी बनाए रखा। वो वू जिन के पेंट हाउस में जाता है क्योंकि आज 5 जुलाई थी, यानी एग्जैक्टली 5वां दिन जब डाइसू ने सच्चाई का पता लगा लिया है। वो वू जिन के पास जाता है और उसे कहता है कि मैंने सच्चाई का पता लगा लिया है और अब तुम्हें अपने वादे के अनुसार मरना होगा। डाइसू वू जिन को कहता है कि तुमने अपनी कज़न सिस्टर को भी नहीं छोड़ा, किसी को तुम दोनों के रिश्ते के बारे में पता ना चले, इसलिए तुमने उसे मार डाला। वू जिन ये सब सुनकर हंसने लगता है और उसे कहता है कि सिर्फ तुम्हारे मुंह खोलने की वजह से ये बात सभी को पता चल गई। और ली सोहा को लगने लगा कि वो प्रेग्नेंट है और लोगों के दबाव में आकर उसने सुसाइड कर लिया। इसके बाद जो हमें पता चलता है वो इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। वू जिन डाइसू को बताता है कि उसने मीडू और डाइसू दोनों को ही हिप्नोटाइज किया था और दोनों जागने के बाद वैसा ही बिहेव कर रहे थे जैसा उन्हें करने के लिए प्रोग्राम किया गया था। इसका मतलब मीडू का डाइसू से प्यार करना सब कुछ पहले से ही प्लान था। वू जिन एक पर्पल बॉक्स की तरफ इशारा करता है और डाइसू को उसे खोलने के लिए कहता है। डाइसू को उसके अंदर एक छोटी बच्ची की फोटोज मिलती हैं। जैसे जैसे डाइसू पन्नों को पलटता है उसे पता चलता है कि मीडू कोई और नहीं बल्कि उसी का खून है। मीडू उसी की बेटी है जिससे वो प्यार करता है और वो उसके साथ फिजिकल भी हो चुका है। ये जानकर वो आग बबूला हो जाता है और वू जिन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वू जिन का बॉडीगार्ड उसे बहुत मारता है और मार मार कर अधमरा कर देता है। लेकिन इससे पहले वो डाइसू को जान से मार पाता, वू जिन अपने ही बॉडीगार्ड को गोली से मार डालता है। वू जिन मिस्टर पार्क के पास फ़ोन लगाता है और हम देखते हैं कि मिस्टर पार्क भी वू जिन के साथ मिला हुआ है। मीडू के सामने भी सेम वॉयलेट कलर का बॉक्स रखा हुआ था। डाइसू उससे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उस बॉक्स को मत खोलना। डाइसू वू जिन को कहता है कि अगर मीडू को इसके बारे में पता चला तो वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा, लेकिन अगले ही मिनट वो पूरी तरह से टूट जाता है और वू जिन के पैर पड़ने लगता है। डाइसू उसे कहता है कि वो जिंदगी भर उसका कुत्ता बन के रहेगा, लेकिन मीडू को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन उसकी ये हालत देखकर वू जिन उसके ऊपर हंसने लगता है। डाइसू समझ जाता है कि उसे क्या करना है। वो अपने हाथों से ही अपनी जीभ को काट लेता है, क्योंकि उसकी जुबान ही थी जो वू जिन को बिल्कुल पसंद नहीं थी। जिसके बाद वू जिन मिस्टर पार्क के पास फ़ोन करता है और उसे वो बॉक्स ओपन करने से मना कर देता है। वू जिन उसे इसी हालत में छोड़ देता है और उससे कहता है कि अब उसके लिए जीने का क्या मतलब रह जाएगा, और इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी उसके पेस मेकर का रिमोट नीचे गिर जाता है। डाइसू उसे तुरंत ही उठा लेता है और उसके बटन को दबा देता है, लेकिन उससे वू जिन को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो बस स्पीकर्स का रिमोट था। वू जिन का बदला पूरा हो चुका था और वो उस दिन को याद करता है जब सुहा ने उसके सामने सुसाइड किया था। वो रोने लगता है और उसके जीने का अब कोई मकसद नहीं था, इसलिए वो खुद को शूट करके खुद की जान ले लेता है। कुछ दिनों के बाद हम डाइसू को देखते हैं जो एक हिप्नोथेरेपिस्ट के पास आया है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी उन सभी यादों को मिटा दे जिसमें उसकी बेटी का जिक्र है। लेकिन वो डॉक्टर उससे कहती है कि ये हिप्नोसिस फेल भी हो सकता है, लेकिन डाइसू बस किसी तरह उन बुरी यादों को भूलना चाहता था। डॉक्टर उसकी यादों को मिटा देती है और जब उसे होश आता है तो डाइसू वहाँ अकेला था। मीडू उसकी तलाश करते करते वहाँ पर आ जाती है और डाइसू के गले लग जाती है। डाइसू के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे रोने लगता है, जिसका मतलब ये हो सकता है कि हिप्नोटिज्म फेल हो गया है और डाइसू को अभी भी सब कुछ याद है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।